गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर थर्ड क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है डिडक्टिव एंड इंडिडक्टिव मेथड से। ये जो दोनों मेथड्स हैं ये इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों मेथड्स को इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं लॉज का या प्रिंसिपल्स का इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, तो उसमें हम इन दो इम्पोर्टेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। अगर हम मेथड्स की बात करें तो ये दो मेथड्स होते हैं हमारे, डिडक्टिव मेथड और इनडिडक्टिव मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं। डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। डिडक्टिव मेथड इज नॉन एज द एनालिटिकल एब्स्ट्रैक्ट अ priori मेथड where we start with a certain formal data and assumption. Then while logically reasoning we arrive at a certain conclusion. We started the undistributed fundamental facts, and after adding some assumption we build up a theory. For instance, it is assumed that businessmen aim at a maximum profit. It follows from this that businessmen buy the materials in the cheapest market and sell it in the dearest market. अगर हम डिडक्टिव मेथड की बात करें तो डिडक्टिव मेथड को हम एनालिटिकल एब्स्ट्रैक्ट का एक प्रियोर मेथड कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है एक फॉर्मल डाटा से और उसके एजम्पशन से। इसकी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो अराइव होती है जब हम उसके सर्टन कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। ये स्टार्ट होती है एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड फंडामेंटल फैक्ट से, और उसके बाद उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कुछ उसके एजम्पशन कि जिससे कि वो एक थ्योरी में बिल्डअप हो जाए। अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझें कि हमने एज्यूम किया है कि एक बिजनेसमैन का जो एम होता है वो मैक्सिमम होता है प्रॉफिट को करना, तो फॉलो करता है बिजनेसमैन कि वो मटेरियल्स को बाई करे चीपेस्ट मार्केट के अंदर, ठीक है, और उसको सेल कर दे एक डियरेस्ट मार्केट के अंदर जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। In deductive method of economic analysis, we proceed from the general to the particular. This is also known as the hypothetical method, or some of the assumption may not be correspondent to actual facts, but very near actual facts, which may be used as premise for starting reasoning and drawing conclusion. In economics, we started with a very simple premises and work up gradually for more and more complex hypotheses. डिडक्टिव मेथड जो कि इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर प्रोसीड होता है, ये जर्नल और से पर्टिकुलर की तरफ प्रोसेस होता है इसका। मीन्स कि जो डिडक्टिव मेथड होता है वो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर जो प्रोसेस में होता है तब वो जर्नल से पर्टिकुलर की बिहाफ पे होता है। और इसको हम कह सकते हैं ये एक हाइपोथेटिकल मेथड होता है जिसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं जो कि कॉरस्पॉन्डेंट नहीं होती हमारे एक्चुअल फैक्ट से, लेकिन ये बहुत क्लियर होती हैं एक्चुअल फैक्ट से कि उनका यूज़ हम किस में कर सकें, किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी को स्टार्ट करने में, उसकी रीजनिंग करने में, उसके कंक्लूजन को ड्रॉन करने के लिए। इकोनॉमिक्स को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक सिंपल प्रेमिसेस के अंदर, तो उसके अंदर जो भी वर्क किया जाता है वो एक मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस से किया जाता है। A complete form of deductive method consists of three stages: observation, deductive reasoning, and enhance and testing by means of further observation. अगर एक कंप्लीट फॉर्म की अगर हम बात करें डिडक्टिव मेथड की, तो उसके अंदर कंसिस्ट होती हैं तीन स्टेज। जब हम डिडक्टिव मेथड करते हैं तो उसके अंदर तीन स्टेज को फॉलो करना होता है: ऑब्जर्वेशन मेथड, डिडक्टिव रीजनिंग और इनहेंस या टेस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे क्या कर रहे हैं, फर्दर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हम डिडक्टिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ रीजनिंग उसके अंदर इंक्लूड करेंगे और बाद में उसकी टेस्टिंग करेंगे, जो कि फर्दर हमारे ऑब्जर्वेशन में काम आता है। डिडक्टिव रीजनिंग प्रोवाइड अस द हाइपोथेसिस ऑफ जनरलाइजेशन। इफ द हाइपोथेसिस आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड विद रिलेवेंस टू द फैक्ट्स वी हैव वैलिड इकोनॉमिक लॉज। अगर डिडक्टिव रीजन्स को हम प्रोवाइड करते हैं हमारी हाइपोथेसिस और जनरलाइजेशन के अंदर, तो जो हाइपोथेसिस है वो एक हमारे टेस्टिंग के अंदर और उसके वेरिफिकेशन के अंदर काम आती है जब हम किसी फैक्ट के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं, और इससे जो हमारे जो है इकोनॉमिक लॉज हैं वो वैलिड बनते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो कुछ मेरिट्स और बता रखी हैं यहाँ पे डिडक्टिव मेथड की इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर। फर्स्ट क्या है, डिडक्टिव मेथड इज extremely simple. For example, the law that the utility derived by the an individual form of commodity goes on diminishing with very successive addition in a self-evident truth from which we may draw any logical conclusion. Larger the stock of money, the lower sale will be the utility of money. Rich person have less marginal utility of money than the poor people, so taxes should not be lived on proportional basis. If taxes are levied proportionally, the sacrifice of the poor will be larger than the rich. This is against the canon of equity, etc. Thus, the principle of progressive taxation is derived from the law of diminishing utility through deductive reason. अगर हम डिडक्टिव मेथड की एडवांटेज की बात करें तो वो बहुत सिंपल होता है। अगर इसको हम एग्जांपल से समझते हैं
कि जो लॉ है किसका, यूटिलिटी का मतलब होता है पावर। जो कंजप्शन पावर होती है किसी इंडिविजुअल की, वो क्या होता है कि वो कम्युनिटी के साथ जाता है एक डिमिनिशिंग लेवल पे कि उस कम्युनिटी को कम यूज़ करता है और हर एक सक्सेसिव एडिशन के लिए वो उन चीज़ों पे फॉलो करता है और उसके बिहाफ पे हम एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि लार्जर द स्टॉक ऑफ मनी, कि जो स्टॉक है मनी की वो कितनी लार्जर है और यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी लोअर है। रिच पर्सन किस तरीके से लेसर मार्जिनल यूटिलिटी का यूज़ करता है मनी के रिगार्डिंग पुअर पीपल के भी यहाँ पे। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो लीव्ड होते हैं प्रोपोर्शनल बेसिस पे, और ये जो टैक्स हैं ये लीव्ड होते हैं प्रोपोर्शनल बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि हम सेक्रीफाइस करते हैं, जो पुअर हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं वो लार्जर होता है किससे, रिच से। अगर इसको हम कहते ये अगेंस्ट होती है कॉमन इक्विटी से, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रोग्रेसिव होता है टैक्सेशन के अंदर, और उसको ड्राइव किया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी में थ्रू द डिडक्टिव रीजन। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को ड्राइव करते हैं, जिससे कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं। सेकंड क्या है, डिडक्टिव मेथड abbreviates the necessity of the experimentation. Economics being a social science, experimentation may not be available as in the case of physics or chemistry. So the next best alternative or experiment is deductive reasoning. According to the Bowding, this method of deductive reasoning is the method of intellectual experiment. डिडक्टिव मेथड ऑब्जर्वेट होता है कि जो भी नेसेसिटी है हमारे एक्सपेरिमेंट को लेके, तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। अगर उसके अंदर हम केस में बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बेस पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस पे बेस है, तो इसका अगर हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करें इस एक्सपेरिमेंट के लिए तो हम डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडिंग ने क्या कहा है कि ये जो मेथड है डिडक्टिव रीजनिंग का, ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। द डिडक्टिव मेथड रिजल्ट इन एक्यूरेसी एंड exactness in the generalization because of the logical reasoning. This method gives a very high standard of precision in the abstract economic reasoning. जो डिडक्टिव मेथड है उसका जो रिजल्ट है वो एकदम एक्यूरेट होता है, एग्जैक्टनेस होता है उसकी जनरलाइजेशन को लेके, क्योंकि ये एक लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। जो मेथड होता है ये वेरी हाई स्टैंडर्ड का होता है और इसके जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इकोनॉमिक रीजनिंग में यूज़ किया जाता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें डिडक्टिव मेथड की, तो वो कुछ इस तरीके से है। पहला पॉइंट है, डिडक्शन इज बेस्ड ऑन द mainly on the assumption which are perfectly valid. If assumption are the wrong, generalization made on the basis of wrong assumption will be imperfect and invalid. All economic laws are based on too many assumptions where there are more scope for committing errors through wrong hypothesis. जो डिडक्शन होता है वो बेस्ड होता है मेनली किस पे, एजम्पशन पे, जो कि परफेक्टली वैलिड होता है। ये जो एजम्पशंस होते हैं अगर ये रॉन्ग हुए और जनरलाइजेशन के बिहाफ पे हम इसको नहीं बना सके इन रॉन्ग एजम्पशन के बेसिस पे, तो जो कि ये इम्परफेक्ट होता है या इनवैलिड हो सकता है। जो इकोनॉमिक्स लॉज हैं वो बेस्ड होते हैं मैनी एजम्पशंस पे, और जो भी स्कोप होता है वो कमिट करता है इन एरर्स को कि वो एक रॉन्ग हाइपोथेसिस को नहीं बनाएं। In direction there is too much of abstraction and economics by means their intellectual exercise produce only intellectual toys having little concern with reality. अगर हम डिडक्टिव जनरलाइजेशन की स्टार्ट करें तो उसके अंदर अगर हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रक्शन है और इकोनॉमिक्स ये समझ रहा है कि उसकी हम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करें और प्रोड्यूस करें हमारे इंटेलेक्चुअल टॉयज़ को, तो ये एक रिलेटिव कंसर्न होता है किसी रियलिटी से। Directive generalization started on wrong premises will be dangerous when such generalization claim universal validity. Then such faculty generalization are made used in the framing government policy. The result would be nothing but distress. For example, JB claimed universal validity for his law of market, in which he maintained that supply creates its own demand and there will not be overproduction in the market. But this celebrated law of market was torn to pieces when critics proved that his law was wrong and overproduction would be possible. अगर हम डिडक्टिव मेथड की बात करें तो इसका जो जनरलाइजेशन होता है ये स्टार्ट होता है एक रॉन्ग प्रेमिस से, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस तरीके से जो जनरलाइजेशन होता है वो क्लेम करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी को, और इसके अंदर जो फैल्टी होती है जनरलाइजेशन के अंदर वो उसका यूज़ हम क्या करते हैं किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम कोई भी डिस्टरस जैसे मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते जिससे कि हम अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को प्रॉपर नहीं करें। तो अगर एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे JB ने क्लेम किया है एक यूनिवर्सल वैलिडिटी को, जो कि लॉ ऑफ मार्केट के अंदर बताई गई है, उसके अंदर मेंटेन किया गया है कि सप्लाई को किस तरीके से क्रिएट किया है उसकी डिमांड से। तो ये नहीं होता जब हम उसके ओवर प्रोडक्शन की बात करें मार्केट के अंदर।
तो इससे ये होता है कि जो लॉ ऑफ मार्केट है वो सेलिब्रेट किया जाता है और उसके टर्म पे जो भी क्रिटिक्स है उनको प्रूव किया जाता है इस लॉ के अंदर, उसके अंदर कोई भी रॉन्ग और या ओवर प्रोडक्शन को पॉसिबल नहीं किया जाता इस लॉ के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इन दिस मेथड इकोनॉमिक्स प्रोसीड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एंगल टू प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस टू रिड्यूस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इंडेक्स डन बाय द टू फॉर्म्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड स्टैटिकल फॉर्म। फैक्ट्स आर कलेक्टेड फर्स्ट, अरेंज एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन, देन दिस जनरल कंक्लूजन फर्दर वेरीफाइड एंड रेफरेंस टू द एक्चुअल फैक्ट्स। ये जो मेथड होता है इंडक्टिव मेथड, इकोनॉमिक इसको प्रोसीड करते हैं एक प्रैक्टिकल एंगल से और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं। और जो साइंस है उसका यूज़ इसके अंदर किया जाता है जिसके अंदर हम थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। ये जो इंडक्शन होता है ये दो फॉर्म्स के अंदर होता है, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे और स्टैटिकल फॉर्म के बेस पे। यहाँ पे हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनको अरेंज करते हैं और उसके रिगार्डिंग कंक्लूजन्स को ड्रॉन करते हैं। अगर हम जनरल कंक्लूजन की बात करें तो उनको वेरीफाई किया जाता है अपने एक्चुअल फैक्ट से। The inductive method is generally associated with the statistical form of induction. The statistical approach has a larger field in economic investigation than the method of experimentation. Further, the method of statistical induction is indispensable for the formulation of economic policy. Malthus presented his famous theory of population only after studying the facts of population in various countries. He then used statistics to support his theory. Similarly, Engel, the German statistician, employed inductive method and used the statistics to formulate the law of कंजप्शन। जो इंडायरेक्टिव मेथड है उसको जनरली एसोसिएट किया जाता है स्टैटिकल फॉर्म में और इंडक्शन के अंदर। तो जो स्टैटिकल अप्रोच है ये लार्जर फील्ड है इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर और ये मेथड का यूज हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे करते हैं। जो भी मेथड हम स्टैटिकल इंडक्शन के अंदर करते हैं वो इंडिस्पेंसिबल होता है और उसका फॉर्मुलेट हम इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए करते हैं। मैल्थस ने प्रेजेंट किया था इसको एक फेमस थ्योरी से जो कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से है, जिसमें हम उसकी स्टडी के रिगार्डिंग की जो भी फैक्ट्स हैं पॉपुलेशन के वेरियस कंट्रीज़ के अंदर उसके रिगार्डिंग हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। और इसका यूज़ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स से किया था और उसको सपोर्ट किया था इस थ्योरी के अंदर। और जो एंगल हैं एक जर्मन स्टेशन है, उन्होंने एक एम्प्लॉयड इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था और उसके यूज़ में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को फॉर्मुलेट किया था किससे, अपने लॉ ऑफ कंजप्शन की थ्योरी से। अगर एडवांटेजेस की बात करें इंडक्टिव मेथड की तो उसके दो एडवांटेज है कि ये एक हाईली प्रैक्टिकल होता है, ये रियलिस्टिक को ऐड करता है और डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। दूसरा क्या है, ये हेल्पफुल है कि हम अपने कंक्लूजन को वेरीफाई करें किससे, डिडक्टिव मेथड से। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें डिडक्टिव मेथड की इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर तो वो 3 उसकी डीमेरिट्स हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसको लैक होता है कि वो किस तरीके से अपने जजमेंट को बैलेंस करें, किस तरह के रिस्क को ड्रॉन करें और उनके रिगार्डिंग हर ही कंक्लूजन्स दें, मतलब जल्दी से जल्दी कंक्लूजन दें जो कि बेस हों इनएडुकेट और इलिवेंट फैक्ट से और डाटा से। दूसरा क्या है कि जो भी कलेक्शन होता है इन फैक्ट्स का वो एक इंडक्टिव प्रोसेस होता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है जॉब राइटिंग के लिए। और ये एक्सटर्नल ऑर्डिनरी होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके की इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स उसके अंदर हैं। तीसरा क्या है पॉइंट कि डिडक्शन को अलग से इसलिए किया जाता है कि कोई भी हम अगर डिलीवरी नहीं कर रहे हैं गुड्स की तो वो अनलेस है कि हम उसका सप्लीमेंट यूज़ करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग से, तो जो भी उसका डिडक्शन होता है उसको इंडक्टिव मेथड के अंदर रिजल्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है उसके मार्क्स को अनरिलेटेड या अनकनेक्टेड फैक्ट से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक एंड डायनामिक्स। सबसे हम पहले समझते हैं इकोनॉमिक स्टैटिक क्या होती है। द स्टैटिक एनालिसिस फॉर स्टैटिक थ्योरी इज द स्टडी ऑफ स्टैटिक रिलेशनशिप बिटवीन रिलेवेंट वेरिएबल्स। ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज सेड टू बी स्टैटिक इफ वैल्यूज ऑफ द इकोनॉमिक रिलेट टू द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम स्टैटिक के बारे में बात करें तो जो स्टैटिक थ्योरी है, ये स्टैटिक एनालिसिस वो क्या है, ये एक स्टडी है किसकी, स्टैटिक रिलेशनशिप किसके बीच में, एक रिलेवेंट वेरिएबल्स के बीच में। एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो स्टैटिक है वैल्यू के अंदर अपने इकोनॉमिक वेरिएबल से जो कि रिलेट कर रही है एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर और एक सेम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इन इकोनॉमिक्स द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड एट ए टाइम इज जनरली थॉट टू बी रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द गुड एट द सेम टाइम। अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो जो भी क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं किसी गुड की एक टाइम पीरियड के अंदर तो उसको जनरली रिलेट किया जाता है किससे, कि किस तरीके की प्राइस है उस गुड की उस टाइम पीरियड पे। Accordingly, the law of demand has been formulated to establish the functional relationship between the quantity demanded of a good and price of that good at a given moment or period of time. The law states that the other things remaining the same, the quantity demand varies inversely with price at a given point of period of time.
अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग बात करें तो जो भी लॉ ऑफ डिमांड जो फॉर्मुलेट होता है उसमें इस्टेब्लिश किया था हमने फंक्शनल रिलेशन किसके, क्वांटिटी डिमांडेड किसी गुड के और प्राइस के, प्राइस किसी गुड की प्राइस को किसी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो ये जो लॉ है ये बताता है कि अगर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है, सेम है, तो जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो वेरी करती है प्राइस के बेसिस पे इन्वर्सली। कि अगर हम कहें कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है इसका रिलेशन किसका, क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस का, कि अगर किसी कॉमोडिटी की या गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो जो इनका रिलेशन होता है वो एक इन्वर्स रिलेशन होता है, मीन्स नेगेटिव रिलेशन होता है। Similarly, the static relationship has been established between the quantity supplied and price of the goods. Both variables relate to the same point of view. Therefore, the analysis of this relationship is a static analysis. अगर हम static relationship को establish कर रहे हैं किसके बीच में, quantity supplied और price of goods के बीच में, तो जो दोनों variables हैं ये relate कर रहे हैं same point of time के अंदर, तो हम analysis के अंदर इन relationship को static analysis कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक टेक्निक आर यूज्ड बिकॉज इट मेक्स द अदरवाइज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना सिंपल एंड ईजियर टू हैंडल। टू एस्टैब्लिश एन इंपॉर्टेंट कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स इट बिकम्स ईजियर इफ वी एज्यूम अदर फोर्सेज एंड फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, नॉट दैट दे आर इनर्ट बट फॉर द टाइम इट इज़ हेल्पफुल टू इग्नोर देयर एक्टिविटी। अगर हम स्टैटिक टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं और उससे हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि सिंपल है और ईजियर है हैंडल करने में, तो हम इस्टेब्लिश करते हैं इसको एक इम्पॉर्टेंट रूप में कि कैजुअल रिलेशन है सर्टेन वेरिएबल्स का, तो उसके अंदर ये होता है बहुत ईजियर और उसमें हम एज्यूम कर सकते हैं उन फोर्सेस को, उन फैक्टर्स को जो कि कांस्टेंट है और ये इनर्ट नहीं होता किसी टाइम पीरियड के अंदर, और ये हेल्पफुल होता है कि हम किसी एक्टिविटी को इग्नोर करें। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रॉबर्ट डॉर्फमैन, statics is much more important than dynamics, partially because it is ultimate destination that counts in the most human affairs, and partially because the ultimate equilibrium strongly influence the time paths that are taken to reach it, whereas the reverse influence is much weaker। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है किससे, डायनामिक्स से, क्योंकि पार्शली क्योंकि इसके अंदर जो भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उनको काउंट किया जाता है ह्यूमन अफेयर्स से, और पार्शली इसके अंदर जो भी अल्टीमेट इक्विलिब्रियम है जो कि स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टाइम पाथ को, तो उसको उस टाइम तक पहुंचने के लिए तो ये रिवर्स इन्फ्लुएंस करता है उसकी वीकनेस को। द सम ऑफ इन स्टैटिक एनालिसिस वी इग्नोर द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्टिक टू एस्टैब्लिश द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन वेरिएबल्स रिलेटिंग टू द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज्यूमिंग द सेम डिटरमाइनिंग ऑफ फैक्टर आर रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर हम सम अप करें इन स्टैटिक एनालिसिस को तो हम इग्नोर करते हैं उन सब पैसेज ऑफ टाइम को जो कि सिक हो रहा है किसी कैजुअल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में एक सर्टेन वेरिएबल्स के अंदर जो कि रिलेट हो रहा है सेम पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, और हम एज्यूम कर रहे हैं फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए जो कि अभी भी रिमेनिंग कांस्टेंट हैं, जो कि अभी भी सेम है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है इकोनॉमिक डायनामिक्स की। इकोनॉमिक डायनामिक्स इज मोर रियलिस्टिक मेथड और एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी ऑन सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स थ्रू टाइम। जो इकोनॉमिक डायनामिक है वो एक मोर रियलिस्टिक मेथड है जिसको एनालाइज किया जाता है जब हम किसी इकोनॉमी के बिहेवियर को देख रहे हैं और सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देख रहे हैं किसी एक टाइम पीरियड के अंदर। द डायनामिक फंक्शनल रिलेशन कैन बी रिटर्न एज एस टी इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट पी टी माइनस वन, वेयर एस टी स्टैंड फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड ऑफर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड पी टी माइनस वन फॉर द प्राइस इन द प्रीसीडिंग पीरियड। Likewise, if we grant that the quantity demanded of a good in a period T is the function of expected prices succeeding period means T1, the relation between demand and price will be said to be a dynamic, and the dynamic of such relation would be called dynamic theory of economic dynamics। अगर हम इसको एक डायनामिक फंक्शन रिलेशनशिप से समझें तो किस तरीके का रिलेशन होएगा इसमें, तो इक्वेशन है कि एस टी किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इन टाइम पीरियड। तो जो एस टी है वो स्टैंड करिए कि सप्लाई ऑफ गुड क्या ऑफर कर रहे हैं हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और पी टी माइनस वन क्या है कि जो भी हम प्राइस ले रहे हैं वो प्रीसीडिंग पीरियड की ले रहे हैं, मतलब कि पहले वाले पीरियड की हम प्राइस उसमें ले रहे हैं, ठीक है। और एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फंक्शन। अगर इसको हम क्वांटिटी डिमांडेड से यूज़ कर रहे हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी गुड की किसी पीरियड के अंदर, तो उसका जो फंक्शन है होएगा उसमें जो भी हम एक्सपेक्टेड प्राइस लेंगे वो एक सस्टेनिंग पीरियड की लेंगे, मीन्स टी प्लस वन लेंगे।
अगर हम प्रीसीडिंग पीरियड के ले रहे हैं तो पी टी माइनस वन लेंगे, और अगर हम सक्सीडिंग पीरियड के ले रहे हैं तो पी टी प्लस वन लेंगे। तो जो रिलेशन है डिमांड और प्राइस का उसको कह सकते हैं हम डायनामिक है, और इसका जो एनालिसिस किया जाता है इसके रिलेशन को उसको हम कह सकते हैं डायनामिक थ्योरी या इकोनॉमिक डायनामिक्स। सिमिलरली एग्जांपल ऑफ डायनामिक रिलेशनशिप कैन बी गिवन फ्रॉम द मैक्रो फील्ड। इट इज इफ इट इज assumed that the consumption of the economy is a given period depends upon the income in the preceding period which shall be conversing a dynamic relation। सिंपली अगर इसको एक एग्जांपल से समझे कि एक डायनामिक रिलेशनशिप है एक मैक्रो फील्ड के अंदर, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी कंजप्शन है किसी इकोनॉमी का एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो वो डिपेंड करता है उसकी इनकम से कि कितनी उस पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की इनकम है जितना वो कंजप्शन कर रहा है। तो इसको हम कभी भी करेंगे तो एक प्रीसीडिंग पीरियड से, मतलब कि पहले वाले पीरियड से करेंगे जो कि कंसर्न करते हैं हमारे डायनेमिक रिलेशन को। दिस कैन बी रिटन एज सी टी इक्वल्स टू एफ वाई टी माइनस वन। इसको हम रिटर्न कर सकते हैं किससे, इस इक्वेशन से भी कि व्हेन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इज ट्रीटेड डायनेमिकली देन इट इज व्हेन मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक relationship are analyzed. This theory is known as macrodynamics. Paul Samuelson, J.R. Kelchi, post Keynesians like R.F. Harrod, J.R. Hicks have greatly dynamized the macroeconomic theory of Keynes। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है इनकम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या ग्रोथ से रिलेटेड, उनको हम ट्रीट करते हैं डायनामेटिकली। और जो मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स है वो रिलेशनशिप को बताती है कि उसको हम किस तरीके से एनालाइज करें। तो ये जो भी थ्योरी होती हैं इनको हम मैक्रो डायनामिक्स कहते हैं। तो जो पॉल सैमुएल्सन है, J.R. कैल्ची है, पोस्ट केनेसियन है, R.F. हैरोड है, J.R. हिक्स है, ये ग्रेटली डायनामिक्स थ्योरी को यूज़ करते हैं जब कोई मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में केन्स में बात करते हैं। द चेंज ऑफ मोमेंट इन अ डायनामिक सिस्टम इज इंडिजिनियस, दैट इज इट इज goes on the independently of the external changes in it. One charge grows out of the other. There may be some initial external shock or change, but be response to their initial external change. The dynamic system goes on moving independently on any fresh external changes, successive changes growing out of the previous situation। अगर हम जो भी चेंजेस देखते हैं डायनामिक्स के अंदर, डायनामिक्स का मीन्स होता है चेंज, तो जो भी चेंजेस या मूवमेंट देख रहे हैं हम उसके सिस्टम में, वो एक इंडोजिनियस होता है और वो गो करता है, वो जब जाता है वो इंडिपेंडेंटली जाता है एक्सटर्नल चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो जो भी एक्सटर्नल चेंज हो रहे हैं उसके बिहाफ पे कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो वो उसको बताती है कि किस तरीके से चेंजेस के बिहाफ पे वो ग्रो कर रही है। तो जो भी इनिशियल एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं हमारे इनिशियल एक्सटर्नल चेंज को एक डायनामिक सिस्टम से जो कि मूव करता है इंडिपेंडेंटली, और वो एक फ्रेश एक्सटर्नल चेंज के भी यहाँ पे सक्सेस होता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसकी ग्रो के अंदर हो रहे हैं प्रीवियस सिचुएशन के अंदर। इन अदर वर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डायनामिक प्रोसेस सेल्फ जनरेटिंग द अकॉर्डिंग टू द पॉल सैमुएल्सन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईच डायनामिक सिस्टम जनरेट इट्स own behavior or time either an autonomous response to set of initial condition or as a response to some changing external condition। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं डायनामिक प्रोसेस के अंदर उसको सेल्फ जनरेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पॉल सैमुएल्सन कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि डायनामिक सिस्टम के अंदर हम जनरेट करें हम कुछ बिहेवियर को एक ओवर द टाइम पीरियड के अंदर, और उसके अंदर हम एक ऑटोनोमस रेस्पॉन्स दें किसी इनिशियल कंडीशन पे जो कि रेस्पॉन्स करे कि किस तरीके के एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो रहे हैं। दिस फीचर ऑफ सेल्फ जनरेटिंग डेवलपमेंट ओवर टाइम इन द क्रक्स ऑफ एवरी डायनामिक प्रोसेस। Likewise, Professor J.K. Mehta remarks, in simple words, we can say that an economy can be said to be a dynamic system when the various variables in it, such as output, demand, price, have values at any time dependent on their value of some other time. If you know their values at one moment of time, you should be able to know their values at a subsequent point of time. Prices of goods in a causal dynamic system do not depend on any outside exogenous force. आर डायनामिक सिस्टम इज सेल्फ कंटेंट एंड सेल्फ सस्टेन्ड। जो फीचर होता है सेल्फ जनरेटिंग डेवलपमेंट का एक ओवर द पीरियड के अंदर, वो क्रक्स होता है किसी एक डायनामिक प्रोसेस का। तो हम प्रोफेसर जो जेके मेहता है वो ये बताते हैं कि एक सिंपल वर्ड के अंदर कि जो इकोनॉमी है वो डायनामिक सिस्टम में तब कही जा सकती है कि जब जो भी वेरियस वेरिएबल्स हैं जैसे कि आउटपुट, डिमांड, प्राइस, उनकी जो वैल्यू जो टाइम के अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट है किसी दूसरी वैल्यू से एक टाइम पीरियड के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू उस टाइम पीरियड के अंदर हो रही है तो वो उसकी वैल्यू को एक सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर बता रही है। तो जो भी प्राइजेस हैं किसी गुड्स की वो कैजुअल हैं एक डायनामिक सिस्टम पे, और वो डिपेंड नहीं होते किसी आउटसाइड या एक्सोजेनस फोर्सेस से।
जो डायनामिक सिस्टम होता है वो एक सेल्फ कंटेंट होता है और सेल्फ सस्टेंड होता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक डायनामिक्स। द यूज ऑफ डायनामिक एनालिसिस इज एसेंशियल इफ वी वांट टू मेक आवर थ्योरी रियलिस्टिक इन द रियल वर्ल्ड। वेरियस की वेरियस सच एज प्राइस ऑफ गुड्स, आउटपुट ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ पीपल, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्स्ट्रा आर चेंजिंग ओवर टाइम। अगर हम नीड और सिग्निफिकेंस की बात करें, इकोनॉमिक डायनामिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो यूज़ होता है डायनामिक एनालिसिस का वो बहुत इसेंशियल होता है किसी थ्योरी को रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो हम रियल वर्ल्ड के अंदर है और उसके अंदर वेरियस की वेरिएबल्स हैं, जैसे कि गुड्स की प्राइजेस हैं या आउटपुट है गुड्स के, या पीपल की इनकम है या इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन है, वो किसी ओवर द टाइम पीरियड के अंदर चेंजेस होते हैं। तो इन वेरिएबल्स को हम किसी थ्योरी के अंदर यूज़ करके उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं। मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स टेक टाइम टू मेक एडजस्टमेंट टू द चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ लैग इन द रेस्पॉन्स ऑफ सम वेरिएबल्स टू द चेंज in the other variables, which make it easier than dynamic treatment to given out to them. We have seen that changes in income in one period produce influence on consumption in a later period. Many other similar examples can be given from micro and macro fields. अगर हम यूज़ कर रहे हैं डायनामिक एनालिसिस का, तो ये इसेंशियल है कि हम उसकी थ्योरी को उससे रियलिस्टिक बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एक इकोनॉमिक वेरिएबल्स आते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जाते हैं कि किस तरीके के वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहा है। तो अगर हम अदर वर्ड की बात करें, तो जो भी लैग है जिसके अंदर हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं कुछ वेरिएबल्स के अंदर, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन वेरिएबल्स के अंदर वो नेसेसरी है कि उसके अंदर कोई डायनामिक ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो बताता है कि जो भी चेंजेस हो रही हैं इनकम के अंदर किसी पीरियड के अंदर, तो वो प्रोड्यूस कर रही है और इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, कंजप्शन को, एक लेटर पीरियड के अंदर। तो हम इन सिमिलर एग्जांपल्स का यूज़ माइक्रो और मैक्रो फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो जो हमारा लास्ट ये जो पॉइंट है वो ये है कि बिसाइड इट इज़ नॉन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड दैट द वैल्यूज ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अदर वेरिएबल्स। सिमिलरली द डिमांड फॉर अ गुड may depend upon the rate of the change of price. Similar other examples can be given. In such cases where the certain variables depend upon the rate of changes in other variables, application of both the period analysis and the rate of the changes analysis of dynamic economics become essential if we want to understand their true behavior. अगर हम इसके अलावा बात करें, तो जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं सर्टेन वेरिएबल्स की, वो डिपेंड हो रही है किस पे, रेट ऑफ ग्रोथ पे, किसी अदर वेरिएबल से। तो जो डिमांड है किसी गुड की, वो डिपेंड कर रही है कि किस तरीके की प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम अदर एग्जांपल्स को ले रहे हैं, तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जो भी सर्टेन वेरिएबल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का वेरिएबल्स के अंदर रेट में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस का इन पीरियड एनालिसिस के अंदर यूज़ किया जाता है उनको, तो वो किसके बिहाफ पे किया जाता है कि जो भी रेट है चेंजेस के अंदर, उसका एनालिसिस एक डायनामिक इकोनॉमिक्स के लिए इसेंशियल होता है, और उसके सच बिहेवियर को, उसके ट्रू बिहेवियर को समझना इजीली हो जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो मेथड्स हैं, इंडिडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद इकोनॉमिक स्टैटिक और इकोनॉमिक डायनामिक के बारे में इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।